चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत के उपागम के बारे में। इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं पहले मैं वो बता देता हूं, उसके बाद में हम ये पूरा टॉपिक करेंगे ताकि अलग अलग क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से बने उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत का जो आदर्शी उपागम है और अनुभव मूलक उपागम है उसके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि आदर्शी उपागम और अनुभव मूलक उपागम के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे, इस वीडियो में इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन जो है हम आसानी से पेपर में कर सके। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और हम शुरुआत करते हैं परिचय के साथ। परिचय, तो क्वेश्चन जब भी हम लिखें तो उसका सबसे पहला एक हेडिंग डालना है कि परिचय, और उसके बाद में उस टॉपिक के बारे में हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए ना अलग अलग दृष्टिकोण या उपागम का उपयोग किया जाता है। इसमें दो तरीके का उपागम है मुख्य रूप से, एक है पारंपरिक उपागम और दूसरा है आधुनिक राजनीतिक उपागम। पारंपरिक उपागम के तहत ऐतिहासिक, आदर्शी और संस्थागत उपागम का अध्ययन किया जाता है, तो वहीं आधुनिक उपागम के तहत जो है वो व्यक्तिवाद, व्यवहारवाद जैसे उपागमों को पढ़ा जाता है। अगर हम देखें कि परंपरागत उपागम जो है वो किस चीज़ पे बल देता है और आधुनिक उपागम जो है वो किस चीज़ पे बल देता है, तो पारंपरिक उपागम जो है ना वो एक तरीके से मूल्यों पर, मान्यताओं पर, इन चीज़ों पर बल देता है, तो वहीं आधुनिक राजनीतिक उपागम जो है वो व्यवहारवाद पर, व्यक्तियों के व्यवहार जो है वो किस तरीके से व्यवहार करता है उसके ऊपर, तथ्यों के ऊपर ये ज़्यादा बल देता है, मूल्यों की बजाय तथ्यों पर बल देता है। अब मूल्य और तथ्य क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को आसान बहुत अच्छे से समझाया, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए हम इसको आगे देख लेते हैं कि मैंने लिखा क्या है, उसको देखते हैं एक बार। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण या उपागम का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है, दो भागों में इसको बांटा जाता है। पहला है पारंपरिक उपागम और दूसरा है आधुनिक उपागम। पारंपरिक उपागम के तहत आदर्शी, ऐतिहासिक एवं संस्थागत उपागम का अध्ययन किया जाता है, तो वहीं आधुनिक उपागम के अंतर्गत जो है अनुभव मूलक उपागम को शामिल किया जाता है। ये दोनों जो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन, ये दोनों ही जो उपागम है वो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन दोनों से मिलकर बनता है, और ये दोनों उपागम जो है एक राजनीतिक दर्शन के बारे में बताता है तो दूसरा जो है राजनीतिक विज्ञान की व्याख्या करता है। इसी वजह से ये दोनों उपागम जो है, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम, ये राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पारंपरिक उपागम जो है इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ने को मिलता है। तो पारंपरिक उपागम के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम सबसे पहले ऐतिहासिक उपागम, फिर संस्थागत और उसके बाद में आदर्शी उपागम को पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसमें देखते हैं ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम के जो समर्थक माने जाते हैं वो हैं सेवाइन, लिंडसे और मैकियावेली। ये ऐतिहासिक उपागम के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इस उपागम के समर्थकों का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए ना उस देश, काल और परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है जिन परिस्थितियों में इसका विकास हुआ है। ऐतिहासिक उपागम बेसिकली कहता क्या है कि अगर हमें किसी राजनीतिक सिद्धांत को समझना है तो हमें ना जिस परिस्थिति में या जिस काल में उस राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन हुआ है या उस राजनीतिक सिद्धांत का सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है, उस देश को, उसके काल को, उस समय की परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। जब तक हम उसकी परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, जब तक हम उस देश में क्या घटनाएं घटित हो रही थी उसको नहीं समझेंगे, हम उस टाइम के राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर हमें किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को समझना है तो हमें उसका ऐतिहासिक अध्ययन करना पड़ेगा, और ऐतिहासिक उपागम जो है हमें यही बताता है कि अगर हमें किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को समझना है तो उसके लिए उस देश के काल को, उसकी परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना उन परिस्थितियों को समझे हम किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को नहीं समझ सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल मैं देता हूं, उदाहरण के तौर पर प्लेटो ने जो है एक आदर्श राज्य और एक दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने जो है आदर्श राज्य का सिद्धांत और दार्शनिक राजा का सिद्धांत किन परिस्थितियों में दिया था? उस टाइम पर एथेंस में जो है, एथेंस में एक अराजक व्यवस्था थी, वहां पर एक मूर्खों का शासन था, वहां का तानाशाह राजा था। ऐसा माना जाता है कि इनके जो गुरु थे सुकरात, उनको विष दे दिया गया था, विष पिलाकर उनको मार दिया गया था। तो इस वजह से उन्होंने क्या देखा कि चूंकि जो हमारे यहाँ की जो अभी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो अच्छी नहीं है, वहां पर एक राजा जो है वो बुद्धिमान नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया। तो चूंकि उन्होंने दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके ऊपर
उनके काल, उस समय की परिस्थितियों का असर देखने को मिलता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि अगर हमें किसी राजनीतिक सिद्धांत को समझना है तो हमें उसका ऐतिहासिक अध्ययन अवश्य ही करना पड़ेगा, तभी हम उस समय के जो निर्मित उपागम है, उसको सिद्धांत है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलता है, ये जरूरी नहीं है कि जो भी सिद्धांतकार हैं वो उन घटनाओं से या परिस्थितियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हों या उसमें भागीदार बने हों, लेकिन हाँ, एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि ये जो सिद्धांतकार होते हैं ना, वो उन परिस्थितियों को प्रभावित जरूर करते हैं। जो भी परिस्थितियां रही है वो हालांकि उसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होते, उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन वे उसको प्रभावित जरूर करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं हैं ऐतिहासिक उपागम की? तो इस उपागम में भूतकाल व अतीत को वर्तमान इस उपागम में भूतकाल व अतीत से वर्तमान को परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। क्या कहा जाता है कि जो पास्ट में जो बीत चुका है, जो अतीत में बीत चुका है, उसके साथ में जोड़कर वर्तमान को जोड़कर देखने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा क्या है इसमें? तो ये जो है यह प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के ऐतिहासिक अध्ययन पर बल देता है। नेक्स्ट है, सेवाइन और मैकियावेली जैसे विचारकों का मानना है कि राजनीतिक और इतिहास आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए राजनीति के अध्ययन के लिए एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनका मानना है कि इतिहास और राजनीति दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए जब हम राजनीति का अध्ययन करेंगे तो उसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होना आवश्यक है। बिना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के, बिना ऐतिहासिक जांच करे हुए हम किसी भी सिद्धांत का अध्ययन या किसी भी राजनीति का अध्ययन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है? तो अगला है, यह उपागम इस बात पर बल देता है कि किसी भी विचारक के विचार, राजनीतिक जो विचार है और उसकी जो राजनीतिक समझ है, उसके आसपास के वातावरण से ही बनती है, उसकी परिस्थितियों से ही निर्मित होती है, इसीलिए हमें उसका ऐतिहासिक अध्ययन जरूर करना चाहिए, तभी हम उस राजनीतिक विचारक जो है उसके विचारों को समझ सकते हैं और उसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम उसके वातावरण को नहीं समझेंगे, अगर हम उसके परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, तो शायद उसके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसको हम अच्छे से नहीं समझ सकते। तो ऐतिहासिक उपागम जो बेसिकली है वो इस बात पर बल देता है कि अगर हमें किसी राजनीतिक सिद्धांत को समझना है तो हमें उसके उस समय की परिस्थितियों के अनुसार देखना पड़ेगा, विचारक जो रचनाएं कर रहा है उसके आसपास का वातावरण कैसा था, उन सब चीज़ को देखना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे सिद्धांत को जो है हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगला जो पारंपरिक उपागम के अंतर्गत आता है वो है संस्थागत उपागम। अब इसके जो मुख्य समर्थक है वो कौन कौन है? तो मुनरो हैं, लॉर्ड ब्राइस हैं, इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। हालांकि संस्थागत उपागम जो है इसका जो मुख्य केंद्र रहता है ना वो होता है राज्य और संस्थाएं। तो संस्थागत उपागम जो है इसका केंद्र बिंदु कौन होता है? तो राज्य इसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है और राज्य की जो संस्थाएं हैं वो इसका केंद्र में रहता है, इसके अध्ययन में रहता है। संस्थागत उपागम के अंतर्गत सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्मिलित होती है। तो यानी कि संस्थागत उपागम जो है वो क्या करता है? राज्य, सरकारें और उसकी जो संस्थाएं हैं उसके ऊपर अत्यधिक बल देता है, उसके अध्ययन पर बल देता है। इनका मानना है कि अगर हमें किसी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना है, चूंकि ये राजनीतिक सिद्धांत को राज्य से जोड़कर देखते हैं और इनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन मतलब राज्यों का अध्ययन है, तो इसलिए संस्थागत उपागम जो है वो इस बात पर बल देता है कि अगर हम राज्यों का अध्ययन करेंगे, उसकी संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, तो हम राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, इस उपागम का विकास राजनीति के अध्ययन के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे राजनीति के अध्ययन का विकास एक अनुशासन के रूप में हुआ, वैसे वैसे संस्थागत उपागम भी विकसित होता गया। यह उपागम राजनीतिक सिद्धांत के कार्य की पहचान राज्य के अर्थ में और उसके कार्यों को अभिव्यक्त करने के तौर पर करता है, जिसमें राज्य का दार्शनिक विचार और संवैधानिक कार्य दोनों शामिल है। यानी कि ये जो सिद्धांत है, ये जो उपागम है संस्थागत उपागम, ये क्या करता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि राज्यों के अर्थ में देखता है, राजनीतिक सिद्धांत के कामों को राज्य के कार्य के रूप में देखता है। तो इसलिए ये कहता है कि राज्यों का अध्ययन अगर हम कर लेते हैं तो हम राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? संस्थागत उपागम का उद्गम जो है हेगल और फिशे के कार्यों में देखा जा सकता है, जिनका मानना है कि अगर राजनीति को समझना है या उसको जानना है तो राज्य को जानो, और अगर राज्य को जानने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि उसके भीतर जो संस्थाएं हैं, उसके राज्य के जो आदर्श है उसको जानना पड़ेगा, तभी हम जो है राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे से जान सकते हैं। तो ये तो हो गया संस्थागत उपागम। अब बात आती है आदर्शी उपागम, क्योंकि परंपरागत उपागम के तहत हम 3 उपागम की बात कर रहे थे, तो 2 तो हमने देख लिया, तीसरा जो है वो है आदर्शी उपागम। आदर्शी उपागम को हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसमें और मानकीय उपागम में कंपैरिजन देखने को मिलता है और इसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
तो तीसरा देखते हैं, आदर्शी उपागम राजनीति के अध्ययन में दार्शनिक उपागम सर्वाधिक प्राचीन है। ये जो आदर्शी उपागम है इसको हम दार्शनिक उपागम के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है सर्वाधिक प्राचीन है। इसे हम नैतिक, मानकीय और तात्विक उपागम के नाम से भी जाना जाता है। इसे काल्पनिक और दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आदर्शी उपागम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है इसके? तो इसको हम दार्शनिक उपागम भी कहते हैं, नैतिक उपागम भी कहते हैं, मानकीय, तात्विक उपागम के नाम से भी जाना जाता है, वहीं काल्पनिक और दार्शनिक उपागम तो कहते ही है इसको। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो इस उपागम का संबंध राजनीति से है, राज्य से है, न्याय, स्वतंत्रता आदि के बारे में राजनीतिक विचारों के व्यापक चिंतन से है। आदर्शी उपागम जो है मूल्यों और नैतिकता पर आधारित है। जैसा कि ये देखने से ही पता चलता है कि आदर्शी उपागम यानी आदर्श की बात की जा रही है, तो ये जो है क्या करता है, ये मूल्यों पर आधारित है और ये नैतिकता पर आधारित है। इस उपागम में आदर्शी उपागम जो है ये क्या करता है, क्या होना चाहिए पर बल देता है। यानी कि ये कहता है कि एक आदर्श समाज होना चाहिए, ये कैसा समाज है इसके ऊपर बल नहीं देता, बल्कि कैसा होना चाहिए इसके ऊपर बल देता है। यह जो है निर्देशात्मक प्रवृत्ति का है। आदर्शी समाज जो है सर्वोत्तम अच्छाई में विश्वास रखता है तथा राजनीतिक अच्छाई को इसका एक भाग मानता है। यह उपागम राजनीतिक संपूर्णता में विश्वास करता है, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत जो है वो संपूर्ण, व्यापक तथा अंतर्विष्ट होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय होता है आदर्श राज्य तथा सरकार का सर्वश्रेष्ठ स्थायी रूप को ढूंढना। यानी कि आदर्शी जो राज्य, आदर्शी व्यवस्था जो है, आदर्शी उपागम जो है वो क्या कहता है, ये मुख्य रूप से एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है और एक सरकार का सर्वश्रेष्ठ और स्थायी स्वरूप ढूंढने पर बल देता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से परंपरागत उपागम के तहत ये तीन उपागमों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है आधुनिक उपागम की। तो आधुनिक उपागम के तहत जो है व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय उपागम और मनोवैज्ञानिक उपागम का अध्ययन किया जाता है। हालांकि आपके इस सिलेबस में जो है अलग अलग जगह नहीं दिया गया है, एक ही साथ में अनुभव मूलक उपागम के तहत इन तीनों को सम्मिलित कर दिया गया है। तो हम भी इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, अनुभव मूलक उपागम या फिर इसको अनुभाविक उपागम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। ये जो उपागम है अनुभव मूलक उपागम, ये आपका दार्शनिक जो उपागम था, अभी आदर्शी उपागम जो हमने पढ़ा है ये उसके अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा देखने को हमें मिलता है। तो देखते हैं इसको। राजनीतिक सिद्धांत के अनुभवी उपागम प्रेक्षण योग्य राजनीति व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, जिसकी शुरुआत अमेरिका के शिकागो स्कूल द्वारा किया गया था। यानी कि ये जो है ना, ये अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान पर बल देता है। वो केवल आदर्शी उपागम जो था केवल आदर्शों पर बल देता था, लेकिन अनुभव मूलक उपागम जो है ये अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान के ऊपर अधिक बल देता है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह उपागम जो था अपनी ऊंचाइयों पर था, क्योंकि व्यवहारवाद को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त देखते हैं, आधुनिक अनुभवात्मक उपागम में परंपरागत शास्त्रीय और मानकीय उपागम को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया तथा इन्हें केवल काल्पनिक सिद्धांत की संज्ञा दी गई। आधुनिक उपागम जो है वो क्या करता है, आदर्शी जो उपागम था वो बिल्कुल उसको नकार देता है, उसको अस्वीकार कर देता है और वो कहता है कि आदर्शी उपागम जो था वो केवल काल्पनिक सिद्धांत था, काल्पनिक उपागम था। नेक्स्ट, मानव के अवलोकनीय और मापनीय व्यवहार से जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है क्या करता है कि अनुभव आधारित ज्ञान पर बल देता है। तो ये कहता है कि मानव का जो अवलोकनीय और मापनीय व्यवहार है इससे जुड़ा हुआ है। इसका उपयोग डेविड ईस्टन द्वारा राजनीति को और अधिक प्राकृतिक व वैज्ञानिक बनाने के लिए किया गया था। इस उपागम का कार्य राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है। ये जो उपागम है व्यवहारवादी उपागम, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका अनुभव मूलक उपागम, ये क्या करता है, तो ये जो है राजनीतिक घटनाओं का व्याख्या करता है और उसका क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, यह उपागम राजनीतिक आदर्शों एवं संस्थाओं जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की बजाय व्यक्ति और समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। हमने देखा था कि संस्थागत उपागम क्या करता है, तो संस्थागत उपागम में राज्य, उसके संस्थाएं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके ऊपर बल दिया जाता है, इसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। लेकिन अनुभव मूलक उपागम क्या करता है कि इसमें जो है व्यक्ति, समूह और उसके व्यवहार, इसका अध्ययन किया जाता है, इसके व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन पर बल दिया जाता है। अनुभवी उपागम जो है क्या होना चाहिए की जगह क्या है पर बल देता है। हमने देखा था कि आदर्शी उपागम जो है वो क्या होना चाहिए पर बल देता है,
जबकि अनुभवमूलक उपागम जो है वो क्या कहता है कि क्या होना चाहिए नहीं बल्कि क्या है इसके ऊपर बल देता है। वहीं हमने देखा था कि आदर्श उपागम जो था वो निर्देशात्मक था, तो वहीं जो अनुभवमूलक उपागम है वो क्या है, वर्णनात्मक प्रवृत्ति का है और इसका मुख्य काम है वर्णन करना। यह उपागम नैतिकता और मूल्यों से मुक्त है। यह तथ्य, अनुभव, अवलोकन, परीक्षण एवं विश्लेषण पर आधारित है। यानी कि विश्लेषण करने के बाद, अवलोकन करने के बाद, अनुभव करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा वो उसके ऊपर आधारित है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आदर्शी उपागम और अनुभवमूलक उपागम जो है दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। आगे हम देखते हैं, आगे आपके जो इस टॉपिक में दिया गया था कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के उपागम। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का जो समर्थक है वो डेविड हिल्ड को माना जाता है और इनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो पूर्ण रूप से राजनीतिक दर्शन पर आधारित है और ना ही पूर्ण रूप से राजनीतिक विज्ञान पर आधारित है, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत जो है इन दोनों का मिश्रण है, क्योंकि ना तो दर्शन और ना ही विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत के कार्यक्रम में एक दूसरे को विस्थापित कर सकते हैं या हटा सकते हैं। इनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत के लिए राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान दोनों महत्वपूर्ण है। कोई भी राजनीतिक दर्शन जो है राजनीतिक विज्ञान की जगह नहीं ले सकता और राजनीतिक विज्ञान जो है राजनीतिक दर्शन की जगह नहीं ले सकता है। इनका मानना है कि एक सफल राजनीतिक सिद्धांत के लिए राजनीतिक मूल्यों के दार्शनिक विश्लेषण के लिए और राजनीतिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं की अनुभविक समझ का होना बहुत जरूरी है। और इनका मानना है कि एक सफल राजनीतिक सिद्धांत के लिए क्या होना चाहिए, मूल्यों का होना भी जरूरी है, एक विश्लेषण का भी होना जरूरी है और तथ्यों का भी होना उसमें जरूरी है। यही कारण है कि राजीव भार्गव वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्जन्म जो है 1960 के दशक में हुआ, क्योंकि मूल्य और तथ्यों का मिश्रण फिर से इसमें शामिल कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक जो है राजनीतिक सिद्धांत के उपागम वो खत्म होता है। अब इसका रह जाता है निष्कर्ष, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी लिखोगे उसमें आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। तो निष्कर्ष जो है मैं 2-3 स्टार्टिंग के आंसर में निष्कर्ष कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन बाद के जो वीडियोज आएंगे उसमें निष्कर्ष आप खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं निष्कर्ष क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए परंपरागत व अनुभवमूलक उपागम का उपयोग किया जाता है, जहाँ एक तरफ पारंपरिक उपागम के तहत नैतिकता, मूल्य, संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया, तो वहीं आधुनिक उपागम के तहत आंकड़ों, विश्लेषण, मानव व्यवहार के अध्ययन पर अधिक बल प्रदान किया गया। वर्तमान समय में समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आया है, जिसमें परंपरागत और आधुनिक उपागम की विशेषताओं का समावेश किया गया है, जो राजनीतिक सिद्धांत के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस तरीके से आप अपना पूरा आंसर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।